बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की डिस्कशन में मैं उन सारे स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जिनके समर 2025 के अटैम्प्ट में पेपर फ्लंक हो गए और वो उन पेपर्स के अंदर दिसंबर 25 के अंदर रीअपेयर हो रहे होंगे, या फिर समर 25 के रिजल्ट के बाद आप दिसंबर 2025 के अटैम्प्ट के लिए कोई नया सब्जेक्ट ऑप्ट करने का, कोई नया सब्जेक्ट पिक करने का डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, इस डिस्कशन के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले हम एक जनरल गाइडेंस डिस्कस करेंगे, ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि अगर आपका कोई पेपर रुक गया है तो उसको किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपनी मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस सब्जेक्ट की तैयारी दोबारा से कैसे करनी है कि हम दिसंबर 25 के अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर सकें। और यहाँ पे जो भी आप लोगों की पोटेंशियल क्यूरीज होती हैं उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। देन फिर सेकेंड पार्ट में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे CFEP 1 के हवाले से कि जिन स्टूडेंट्स ने CFEP 1 समर 25 में दिया था, पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब उनको क्या करना चाहिए, और अगर कोई अभी ये डिसाइड कर रहा है कि उनको दिसंबर 25 के अटैम्प्ट में CFEP 1 देना है तो कि ये किस हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। और फिर थर्ड पार्ट में हम CFEP 5 के हवाले से डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो अब CFEP 5 पिक करना चाह रहे हैं तो क्या रिमेनिंग टाइम में CFEP 5 कंप्लीट हो सकता है। वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी CFEP 5 पढ़कर आ चुके हैं और पेपर क्लियर ना हुआ तो अब दिसंबर 25 के अटैम्प्ट के लिए उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज के डिस्कशन के अंदर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि हमारी डिस्कशन, हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाए, लेकिन 3 पार्ट्स में ब्रेक होगी, तो अगर आपसे पर्टिकुलर कोई रेलेवेंट पार्ट है तो आप डायरेक्टली उसे भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जनरली बात करूं, पिछले 2 दिनों के अंदर मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए जो कि कंफ्यूज थे इस हवाले से कि सर हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ, हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारा मसला क्या है। सर हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हम पेपर 70-75 मार्क्स से ज़्यादा का अटैम्प्ट नहीं कर पाए। सर हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब हम आगे क्या करें, दोबारा से क्लासेस लें या ना लें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं। देखिए, पहले तो हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने पेपर दिया और पेपर क्लियर ना हुआ, तो अब मसला क्या हो सकता है और उस मसले को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस मसले के ऊपर कैसे काम करना है। देखिए, एक कैटेगरी का स्टूडेंट मुझे ये कहता है कि सर मैंने लेक्चर्स ही कवर नहीं किए थे, मैंने कोर्स का कुछ कंटेंट ड्रॉप कर दिया था, टाइम ना होने की वजह से मैंने कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कर लिए थे, अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को छोड़ दिया था। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ओवरऑल कोर्स का 50%, 60%, 70% कवर किया था, तो अब मैं क्या करूँ। देखिए, आपके लिए तो बड़ी सिंपल सी एडवाइस ये होगी कि अगर आपने पिछली दफ़ा कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया था, कोर्स के लेक्चर्स ही कंप्लीटली कवर नहीं किए थे, या लेक्चर्स तो कवर किए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी, तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है कि आपको आपकी वीकनेस ऑलरेडी पता है, आपने बस उस वीकनेस के ऊपर काम करना है। इंशाल्लाह दिसंबर 25 के अटैम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने कोर्स की कवरेज ही कंप्लीटली नहीं की थी, कोर्स की कवरेज ही प्रॉपर नहीं की थी, या कोर्स लेक्चर्स तो कवर कर लिए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी, तो अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जो चीज़ मैंने नहीं की थी वो मैंने इस अटैम्प्ट में करनी है। इंशाल्लाह दिसंबर 25 में मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर मेरे पास एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट का ये भी मैसेज आया कि सर हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे तो पेपर इन्वायरमेंट के अंदर हम 3 घंटे के पेपर के अंदर पेपर ही 65 मार्क का, 70 मार्क का या मैक्सिमम 75 मार्क का सॉल्व कर पाए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं अपने सब्जेक्ट की भी बात करूंगा और बाकी सारे सब्जेक्ट की भी बात करूंगा, अगर आप 60-70 मार्क का या 75 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करते हो, स्टिल चांसेस है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। अनलेस कि आपने 70-75 मार्क का पेपर बहुत ज़्यादा सॉलिड किया हो, आपके पास होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। पास हो जाते हैं बहुत सारे लोग, इवन मैंने भी बहुत सारे CA फाइनल के पेपर 70 मार्क के अटेम्प्ट करके पास किए, पास हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चांसेस कम होते हैं। अब अगर आपका मसला ये है ना कि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप पेपर ही जो है ना 80, 85, 90 मार्क का अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो इस केस में आपने क्या करना है। इस केस में आप अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन करो, और जब आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो, अगेन कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद अपने पास ये टारगेट रख लो कि मैंने उस सब्जेक्ट के कम से कम 8 से 10 अटेम्प्ट के ईयरली पास पेपर्स को खुद को पेपर इन्वायरमेंट में रखते हुए सॉल्व करना है। यानी कि वंस आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, अब आप अपनी तैयारी के अंदर 3-3 घंटे के स्लॉट बुक कर लो, यानी कि 3 घंटे आपने अपने आप को आइसोलेट करना है, ICAP का एक पेपर उठाना है और उस पूरे पेपर को 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप इस तरीके से उस रेलेवेंट सब्जेक्ट के 6-7 अटैम्प्ट, 9 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट के पेपर सॉल्व कर लोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर आपके हाथों के अंदर एक तेजी आ रही होगी, आपकी एक ड्रिल, एक प्रैक्टिस हो रही होगी कि किस तरीके से 3 घंटे के अंदर आप 100 मार्क्स का पेपर मैनेज करोगे। 100 मार्क्स का शायद ना हो, लेकिन अगर आप अभी 65 मार्क का अटैम्प्ट कर रहे हो तो इस मेहनत से, इस प्रैक्टिस से आप अपने पेपर को 85-90 मार्क्स तक ले जा पाओगे। लेकिन ये करना पड़ेगा। आपने लेट्स से BFD है, अपने BFD की बहुत अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन पेपर आप 60-65 का अटैम्प्ट कर पा रहे हो। अब अपना रिवीजन कंप्लीट कर ले,
उसके बाद एक अटैम्प्ट का पेपर उठाएं, 3 घंटे के अंदर उसको पूरा सॉल्व करें। दूसरी अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट, चौथी अटैम्प्ट। हो सकता है जब पहली अटैम्प्ट आप सॉल्व करें आप 70 मार्क की सॉल्व कर पाएं, 65 मार्क की सॉल्व कर पाएं, लेकिन जब आप बार बार नए नए अटैम्प्ट के पेपर्स को इस तरह 3 घंटे में सॉल्व करेंगे तो एक वक्त आएगा जब आप इंशाल्लाह इस पेपर को 85, 90 या इवन 95 मार्क तक का अटैम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। देन बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास ये क्वेरीज आई कि सर हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, सर हमारा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था और हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेपर क्लियर नहीं हुआ। देखिए ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन है कि आपके हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी है, आपके हिसाब से आपने पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट किया, लेकिन पेपर क्लियर नहीं हुआ। अब इस सिचुएशन के अंदर विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी टारगेट अगर मैं अंधाधुंध मेहनत करूंगा तो मेरे ख्याल है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। द थिंग इज के पहले मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले मुझे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मसला आ रहा है, फिर मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर सकूंगा। अब इस सिचुएशन में मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन तो यह है कि आप आईकैप से ही अपने पेपर की असेसमेंट करवा लें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईकैप में ये ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आप फेल हो गए लेकिन 40 से ज़्यादा मार्क्स आए, तो आप आईकैप के थ्रू ही अपने सब्जेक्ट का फीडबैक, अपने सब्जेक्ट की असेसमेंट रिव्यू करवा सकते हैं। उसमें आईकैप ही आपको ये बता रहा होता है कि कौन से सवाल के अंदर आपने कैसा परफॉर्म किया, कौन से सवाल के अंदर अच्छा, कौन से सवाल के अंदर आपने बुरा परफॉर्म किया। तो आप आईकैप से ही फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आईकैप से फीडबैक लेने की कॉस्ट होती है। और मैं आईकैप की वेबसाइट पर देख रहा था तो वो सिर्फ शुरू की आई गेस कि 50 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा होता है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स आए, आप वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप आईकैप से ही अपने पेपर का असेसमेंट या फीडबैक ले लें। अगर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आपके 40 से कम मार्क्स आए या आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो दूसरा ऑप्शन ये है आप उस सब्जेक्ट के 2 से 3 अटेम्प्ट के पेपर अगेन पेपर इन्वायरमेंट में रहते हुए सॉल्व कर लें। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर आपने सॉल्व कर लिए 3-3 घंटे का टाइम ब्रैकेट रख के, फिर जो भी आपकी आंसर कॉपी है ना, उससे आप इंडिपेंडेंटली अपने किसी दोस्त को, अपने किसी कुलीग को, अपने किसी सीनियर को अपनी गैर मौजूदगी में चेक करने के लिए दें। यानी जो भी पेपर आपने सॉल्व किया है आप अपने सामने मत चेक करवाएं, आप किसी अच्छे दोस्त को, अच्छे कुलीग को, अच्छे सीनियर को दें और उससे रिक्वेस्ट करें कि यार काइंडली मेरा ये पेपर चेक करके दे दो, लेकिन वो पेपर आपकी गैर मौजूदगी में चेक होना चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप अपने सामने ही वो पेपर चेक करवाओगे ना, तो आप ही उसको सोल्यूशन में बता रहे हो कि यार ये बात मैंने वहाँ लिखी है, ये बात मैंने यूँ लिखी है, ये बात यहाँ से आ रही है। नहीं, एग्जामिनर आपको आपकी सोल्यूशन कॉपी से जज कर रहा है, एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे। तो जो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोलीग आपका पेपर चेक कर रहा है, उसके सामने आपने नहीं बैठना, आपने उस अपनी गैर मौजूदगी में वो पेपर चेक करवाना है। जब वो पेपर आपकी गैर मौजूदगी में चेक होगा तो आपके पास, मैं समझता हूँ, एक इंडिपेंडेंट, एक क्रिटिकल फीडबैक आ रहा होगा कि आपके पेपर के अंदर, आपके सोल्यूशन के अंदर मसला क्या है। आइदर आपकी कॉन्सेप्ट्स का मसला है, आइदर आपकी प्रेजेंटेशन का मसला है, आइदर आपकी लिंकिंग का मसला है, आइदर आपकी रेफरेंसिंग का मसला है, आइदर आपकी कैलकुलेशन का मसला है, कोई भी मसला है। तो जब आप कोई इंडिपेंडेंट बंदा आपकी गैर मौजूदगी में वो पेपर चेक करेगा तो फिर आपको वो प्रॉपर्ली गाइड कर पाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। और फिर आपको वंस आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर आपने डिसाइड करना है कि अब मैंने इसके लेक्चर्स लेने हैं या मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा फलां पेपर फ्लंक हो गया, क्या मुझे इसकी दोबारा से क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या मैं दोबारा से सब्जेक्ट की सारी क्लासेस लूँ या ना लूँ। देखिए, इस हवाले से बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। मैं स्टूडेंट को ये फीडबैक देता हूँ कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर रखी है, आपने उसकी प्रॉपर क्लासेस ली हैं, आप समझते हैं कि आपको उसके कॉन्सेप्ट्स और प्रोविजंस और चीज़ें अच्छे से पता हैं, मेरा मशवरा ये है कि आपको दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट के कंटेंट के ऊपर अच्छी ग्रिप है, आप उस सब्जेक्ट की सेल्फ प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडीज़ करें। देखिए, सेल्फ स्टडीज़ और सेल्फ प्रैक्टिस से आपको जितना फ़ायदा होगा ना, मेरे ख्याल से उतना लेक्चर से फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, आपने कंटेंट की कवरेज अच्छी कर रखी है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा मशवरा ये है कि आपको दोबारा से लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडीज़ करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप दिसंबर 25 के अटेम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। इन केस कि आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट ही वीक है, आपको लगता है कि आपको चीज़ें पता ही नहीं है, आपको प्रोविजन ही नहीं पता, आपको कंटेंट ही नहीं पता, देन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करके शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फिर आपको दोबारा से उस सब्जेक्ट की क्लासेस ले लेनी चाहिए, दोबारा से उस सब्जेक्ट को बिल्कुल दोबारा से तैयार करना चाहिए। अगेन, जब आप किसी सब्जेक्ट की दोबारा से क्लासेस लोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा कंटेंट दोबारा से देखो। भाई, अगर एक सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर है, उस 15 में से आपको 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे आते हैं, जो बाकी 7-8 चैप्टर्स आपके वीक है, आप सिर्फ उनकी क्लासेस ले लो। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से देखना है।
और अगेन क्लासेस लेने ना लेने का डिसीजन और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे क्वालिफिकेशन में सिर्फ मेरा एक ही पेपर रह गया है, तो फिर यहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगा कि यार मैं क्लासेस ले लूँ, इस पेपर की मैं कॉम्प्रिहेंसिव दोबारा से तैयारी कर लूँ, एक पेपर की वजह से या 2 पेपर की वजह से मैं अपनी क्वालिफिकेशन को डिले ना करूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी क्वालिफिकेशन में 5 पेपर रहते हैं, उसमें से मैं 2 पेपर नए उठा रहा हूँ और मुझे उनकी क्लासेस लेनी है, तो ऑब्वियसली फिर जो मैं रीअपेयर कर रहा हूँ शायद मैं उसकी क्लासेस की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट की, 1 सब्जेक्ट की क्लासेस तो लेनी है ना, वो तो मेरे नए पेपर्स हैं। तो जो सब्जेक्ट मैं दोबारा से दे रहा हूँ मैं उसकी क्लासेस मैनेज ना कर पाऊँ। इतना याद रखिएगा कि 6 महीने के अंदर एक अच्छा स्टूडेंट ना हार्डली 2 सब्जेक्ट की क्लासेस मैनेज कर सकता है। 3 सब्जेक्ट की क्लासेस मैनेज करना, और अगर वो 3 सब्जेक्ट लॉ, FFR, BFD, ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आपको अपनी सेल्फ स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैक्सिमम आप 1, 1.5 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस एक 6 महीने के अटैम्प्ट में ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लेते, लेने वाले वो भी ले लेते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली इस तरह से आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाते हो, आपको अपनी सेल्फ स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो अगर तो आपकी क्वालिफिकेशन में एक आधा पेपर ही रहता है, आई वुड रिकमेंड कि फिर आप इसकी क्लासेस ले लो, रिस्क ना लो। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन में 3, 4, 5 पेपर्स रहते हैं जिसमें से आप 2 सब्जेक्ट नए दे रहे हो, जिसकी क्लासेस आपने लेनी है, और एक रीअपेयर हो रहे हो या 2 सब्जेक्ट में रीपेयर हो रहे हो, तो फिर कोशिश करो कि वहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन ना हो, आप सेल्फ स्टडी करो। लेकिन अगेन अगर आपके कॉन्सेप्ट ही पुअर हैं, कॉन्सेप्ट ही प्रॉपर कवर्ड नहीं है, तो फिर आपको ऑब्वियसली क्लासेस लेनी पड़ रही होगी। तीसरा, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैं फला सब्जेक्ट की क्लासेस लूँ या नहीं लूँ, मैं कितने सब्जेक्ट में अपेयर हूँ या ना हूँ, ये आप मुझे बता दें। यानी कि वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि सर मैं दिसंबर 25 के अटैम्प्ट में 2 पेपर दूँ, 3 पेपर दूँ या 4 पेपर दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं 2 पेपर की क्लासेस लूँ, 3 पेपर की क्लासेस लूँ, 4 पेपर की क्लासेस लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि आपने कितने सब्जेक्ट देने हैं। मैं सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि आपने कितने सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है। और ये चीज़ कोई और आपको प्रॉपर्ली गाइड कर ही नहीं सकता, ये चीज़ आपने खुद डिसाइड करनी है। देखिए, किसी को नहीं पता कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या पर्सनल कमिटमेंट्स है, आपको घर पे कितना टाइम देना होता है, आपको ऑफिस में कितना टाइम देना होता है, ऑफिस में आपका वर्कलोड किस तरह का है, आपके जो मैनेजर्स या आपके जो सीनियर्स है वो किस तरह के कोऑपरेटिव या फ्रेंडली आपसे। अपनी सिचुएशन बंदा खुद समझ रहा होता है। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आप ये देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम अभी जुलाई के एंड पे खड़े हैं, हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने का तकरीबन टाइम मौजूद है। तो इन 4 महीनों में अपने ऑफिस के वर्कलोड को देखते हुए, अपनी पर्सनल अपने घर की कमिटमेंट को देखते हुए हम अपनी स्टडीज़ को कितना टाइम दे पाएंगे। अब स्टडीज़ के लिए आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अब आप देखो कि यार फला सब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सब्जेक्ट उठाया, मैंने देखा कि यार इस सब्जेक्ट के 150 आवर्स के लेक्चर्स हैं। जनरली मेरा एक अंदाज़ा है कि जितने आवर्स के लेक्चर्स होते हैं ना, उतनी आवर्स की ही आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल कि एडवांस टेक्स्ट के लेक्चर्स 130 घंटे के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 130 घंटे के लेक्चर्स देख के आपका ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा। 130 घंटे के लेक्चर के साथ साथ एटलीस्ट आपको 70, 80, 90 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी होगी, तो जाके आपका ये पेपर पास होगा। और यही इक्वेशन रहती है तकरीबन मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट के अंदर। कुछ सब्जेक्ट में लेक्चर ज़्यादा होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में लेक्चर कम होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडीज़ पे ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में सेल्फ प्रैक्टिस पे कम टाइम लगता है। लेकिन एक जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ कि जितने कंटेंट या जितना ड्यूरेशन का लेक्चर है, उतने ही ड्यूरेशन की आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। तो आपने सिंपली असेस ये करना है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप आने वाले 4 महीनों में अपनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम डिवोट कर सकोगे इन टर्म्स ऑफ आवर्स। और फिर आप देख लो कि आप अपने कितने सब्जेक्ट उठाने। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ कि मैं अगले 4 महीनों में लेट से 400 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 सब्जेक्ट उठा लूँ, तो क्या एक सब्जेक्ट 100 घंटे में प्रिपेयर हो सकता है? द आंसर इज नो। फिर मैं अकॉर्डिंगली डिसाइड भी ऐसे करूँगा कि मैं 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि यार मेरी फॉर्म में ठंड चल रही है और मैं तो मज़े से 4 महीने तक को पढ़ पाऊंगा, कोई मेरा क्लाइंट वगैरह नहीं होगा, तो वो एक सब्जेक्ट उठा के बैठ जाए या 2 सब्जेक्ट उठा के बैठ जाए, क्योंकि उसके दोस्त 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो फिर ये गलत डिसीजन होगा। अगर तुम्हारी फॉर्म में माशाल्लाह से ठंड चल रही है, तो उस सिचुएशन का, उस सर्कमस्टांसिस का फ़ायदा उठाओ ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे दो। तो अगेन ये आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। मेरे कहने से या बाकी आपके कोलीग या बाकी आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से डिसीजन मेकिंग करोगे तो चांसेस है कि गलत डिसीजन ले बैठोगे। अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो कि तुम्हारे पास कितना टाइम मौजूद है, क्या तुम उठाने का सोच रहे हो, जो तुम उठाने का सोच रहे हो उसके लेक्चर्स कितने हैं और उसमें सेल्फ स्टडीज़ कितनी लगेगी, और फिर उस हिसाब से डिसीजन लो कि तुम्हें 2 सब्जेक्ट देने, 3 सब्जेक्ट देने या 4 सब्जेक्ट देने। 1 सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, 2 सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, 3 सब्जेक्ट की क्लास लेनी है। तो अगेन ये सारे डिसीजन मेकिंग ऐसी है जो मैं आप पे इम्पोज करूँ, दिस इज नॉट गुड। या आप दूसरों को लेकर अपनी जिंदगी का फैसला ले, ये भी सही नहीं है। ये आपने खुद अपनी सिचुएशन को देखते हुए अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली CFEP 1 की, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की।
देखिए एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर मैं कोर्स कंटेंट को देखूं तो टोटल जो इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स आवर्स है ना वो सिर्फ CFEP 1 नहीं है। CFEP 1 के अंदर ऑलरेडी आपको CAF 1 की चीज़ों को भी रिवाइज करना होता है, CAF 5 की चीज़ों को भी रिवाइज करना होता है, पास पेपर्स वगैरह भी करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। CAF 1 CAF 5 का एरिया तकरीबन 25 to 30 आवर्स का है, यानी कि आप 25 to 30 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 25 to 30 आवर्स के अंदर आप CAF 1 और CAF 5 का एरिया सारा रिवाइज कर सकते हो। CFEP 1 का जो स्पेसिफिक कोर्स है जिसमें आप CFEP 1 का नया कंटेंट पढ़ते हो, ये मेरे हिसाब से तकरीबन 130 to 150 आवर्स का है। और अगर आप लेट्स से कि 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर सॉल्व करते हो तो आप इसके 25-30 घंटे एक्स्ट्रा लगा सकते हो। अब ये मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, ऑब्वियसली सब कुछ आपने नहीं करना, सब कुछ तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट ने करना होता है। आप ऑलरेडी हो सकता है CFEP 1 पढ़कर आए हो, अब आप इस सब्जेक्ट के अंदर रिपेयर हो रहे हो। ठीक है, अगर आप CFEP 1 के सब्जेक्ट के अंदर रिपेयर हो रहे हो ना, तो फिर आपको पूरे CFEP 1 के लेक्चर्स को दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आपके सारे टॉपिक्स वीक होंगे। हो सकता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपने CFEP 1 को कभी सीरियसली पढ़ा ही ना हो, आपके सारे टॉपिक्स ही वीक है, तो फिर इस केस में तो आपको CFEP 1 दोबारा से शुरू से पढ़ना चाहिए, एज इफ कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। आप CFEP 1 का भी कंटेंट कवर करोगे, आप CAF 1 और CAF 5 को भी रिवाइज करोगे, आप 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर भी सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपने CFEP 1 की ऑलरेडी पास्ट में तैयारी की थी, कुछ टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, कुछ टॉपिक्स आपके वीक है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली उन टॉपिक्स के लेक्चर्स को दोबारा से देखो जो आपके वीक है। अगर आपकी कंसोलिडेशन अच्छी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वीक है तो कंसोलिडेशन के लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर्स देखें, वाइस वर्सा, या कोई भी टॉपिक। तो अगर तो CFEP 1 कभी सीरियसली पढ़ा ही नहीं है तो यूं माइंड बना लो कि तुम्हें CFEP 1 के लिए तकरीबन 150 to 180 आवर्स चाहिए होंगे, और CFEP 1 के साथ कोई और हैवी सब्जेक्ट उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली कि अगर आप उन दोनों की क्लासेस ले रहे हो। अगर एक बंदा 4 महीनों में CFEP 1 और BFD दोनों की क्लासेस ले रहा है, दैट वुड बी अ वेरी हैवी और ये अपने आप को ओवरबर्डन करने की बात है। लेकिन अगर आप CFEP 1 की क्लासेस ले रहे हो और एक सब्जेक्ट आप रीअपेयर कर रहे हो जो कि आप अपनी सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करोगे तो ये मैनेज हो जाएगा। और अगर आपने CFEP 1 के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, कुछ टॉपिक्स आपके वीक है, सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करना है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान कर रहे होंगे और प्रिपेयर करोगे। अगेन लास्ट अटेम्प्ट में CFEP 1 का पेपर पहली बार कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में था, इस दफ़ा भी ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में होगा। तो CFEP 1 की तैयारी के अंदर आपको ये मार्जिन जरूर रखना है कि आप CFEP 1 की तैयारी के साथ साथ कम से कम 8-10 अटेम्प्ट के पेपर्स ICAP के एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें। मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लूँ, मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझ लूँ, लेकिन अगर मैंने एग्जाम इन्वायरमेंट में ICAP के सॉफ्टवेयर पे इस एग्जाम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की, देयर आर हाई चांसेस कि मैं पेपर में 60-65 मार्क का पेपर अटैम्प्ट करके आऊँगा, 80-85-90 मार्क का पेपर अटैम्प्ट करके नहीं आऊँगा। तो आपने CFEP 1 की तैयारी के अंदर ये मार्जिन देना है खुद को कि आपने रिवीजन भी करना है, जो टॉपिक्स आपने वीक है उसको दोबारा से कवर भी करना है, और कम से कम 8-10 अटेम्प्ट के पेपर आपने ICAP के सॉफ्टवेयर पे खुद से सॉल्व करने हैं। मेरी वीडियोस को देखकर कोई फायदा इतना नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप उन चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस ना करो, खुद से सॉल्व ना करो। हाँ, जहाँ आपने CFEP 1 के 7-8 अटेम्प्ट के पेपर अपने हाथों से खुद सॉल्व कर लिए, अब आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी ग्रिप हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए कम से कम मैं समझता हूँ कि 6-8 अटेम्प्ट के पेपर्स, 8 से 10 अटेम्प्ट के पेपर आपने खुद से उस सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व करने होंगे। और CFEP 1 की तैयारी का तरीकेकार, या CFEP 1 मैं समझता हूँ कि CA फाइनल में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल पेपर है। आपको पता है कि कम से कम 20-25 मार्क का कंसोलिडेशन आना है, आपको पता है कि कम से कम 15-20 मार्क का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आना है, आपको पता है कि कम से कम 10-15 मार्क IFRS 15 या IFRS 16 से आने हैं, आपको पता है कि IFRS 2 IAS 19 के अंदर कोई एक चीज़ आनी है, आपको पता है कि स्पेशलाइज एरिया से एक चीज़ आनी है, आपको पता है कि 10-15 मार्क का पेपर FAR 1 और FAR 2 से आ रहा होगा। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल पेपर जो है ना वो FFR का पेपर है। जो मैंडेटरी टॉपिक्स हैं उनको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो ऑल्टरनेटिवली आ रहे होते हैं उनमें आप रिस्क बेस्ड असेसमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप ऑल टुगेदर कोई टॉपिक छोड़ दो स्पेसिफिकली अपनी दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में। अगर पहली अटेम्प्ट है तो फिर भी हम ये रिस्क ले जाते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको कंप्लीट कवरेज करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली इस एग्जाम में बैठना चाहिए। देन अब बात करते हैं CFEP 5 के हवाले से। CFEP 5 अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अब रिजल्ट के बाद ये डिसाइड कर रहा है कि मैंने CFEP 5 उठाना ही नहीं उठाना, क्या ये रिमेनिंग टाइम में कवर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यस ये रिमेनिंग टाइम में कवर हो सकता है। देखिए अब तो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन है ना, अब तो क्लासेस प्रोवाइड ही स्मार्ट क्लासेस की फॉर्म में, रिकॉर्डेड की फॉर्म में की जाती है। लेकिन अगर मैं कोविड से पहले के एरा में चला जाऊँ, यानी कि बिफोर कोविड की बात करूँ, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने एडवांस टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था 2015-2016 के अंदर। उस वक्त तो मैं एडवांस टैक्स का बैच स्टार्ट ही रिजल्ट के बाद करता था।
यानी कि बैच पेपर के बाद स्टार्ट नहीं होता था, पेपर होने के बाद जब रिजल्ट आता था उसके बाद एडवांस टैक्स का बैच स्टार्ट हुआ करता था। तो फिजिकल क्लासेस में जब रिजल्ट के बाद बैच स्टार्ट हो रहा है और वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो अब तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अब तो आपके पास ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस है, तो आप आसानी आज भी यानी कि रिजल्ट के बाद भी CFEP 5 को स्टार्ट करके अगले 3 महीनों में 4 महीनों में CFEP 5 को आसानी कवर कर सकते हो। देखो, अगर आप पहली बार CFEP 5 पढ़ रहे हो ना, फिर आपको ये चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि फाइनेंस एक्ट में क्या चेंजेस आई, पहले क्या था, अब क्या है। आपकी पोर्टल के ऊपर जो लेक्चर्स आ रहे हैं आपने उसी सीक्वेंस में उसको देखना है, दैट्स इट। अराउंड 130 आवर्स के CFEP 5 के लेक्चर्स हैं, 70-80 आवर्स आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के पकड़ लें तो तकरीबन 200 घंटे के अंदर आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। सिंपली देख लें, अगर मेरे पास 4 महीने हैं, मुझे 200 घंटे पढ़ना है, 4 महीने में 200 घंटे पढ़ने का मतलब है कि महीने के 50 घंटे, महीने के 50 घंटे का मतलब है कि हर महीने में अगर 4 हफ्ते तो मुझे हर हफ्ते तकरीबन 12.5 घंटे पढ़ना है। हर हफ्ते अगर मुझे 12.5 घंटे पढ़ना है तो अगर मैं वीकडेज में 1-1 घंटे पढ़ लूँ, वीकेंड पे 3-3 घंटे एडवांस टैक्स को दे दूँ, तो मैं 4 महीनों के अंदर एडवांस टैक्स प्रिपेयर कर सकता हूँ। देखो, सिंपल सी मैथ्स है, 200 घंटे का सब्जेक्ट 4 महीने, 4 महीने का मतलब है 16 हफ्ते, 16 हफ्ते का मतलब है कि हर हफ्ते मुझे तकरीबन 12.5 घंटे इस सब्जेक्ट को देने। 12.5 घंटे इस सब्जेक्ट को देने का मतलब है कि अगर मैं वीकडेज में 1-1 घंटा भी इस सब्जेक्ट को दे दूं और वीकेंड पे 2-2, 3-3 घंटे भी दे दूं, मैं 12.5 घंटे अचीव कर पाऊंगा। 4 महीनों में ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगेन, मैं ये इतना कम टाइम CFEP 5 को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको साथ साथ चलाने ना, सिर्फ CFEP 5 थोड़ी पढ़ना है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने ऑलरेडी CFEP 5 लास्ट अटेम्प्ट में दिया था, पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करें? क्या हम इसकी दोबारा से क्लासेस लें या ना लें? अगर हम क्लासेस नहीं लेते तो फिर हम फाइनेंस एक्ट की चेंजेस को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, अगर तो आपका क्वालिफिकेशन में सिर्फ CFEP 5 रहता है या CFEP 5 के साथ कोई एक पेपर रहता है, मेरी एडवाइस या मेरी सिंसियर रिकमेंडेशन ये होगी कि फिर आप इस सब्जेक्ट की दोबारा से क्लासेस ले लें। एक सब्जेक्ट अगर आपका रहता है क्वालिफिकेशन में या 2 सब्जेक्ट आपके रहते हैं क्वालिफिकेशन में, तो फिर ये रिस्क ना लें कि आप खुद से सेल्फ फाइनेंस एक्ट की चीज़ें को कवर करें। आपके लिए बेहतर है कि आप क्लासेस ले लें। लेकिन अगर लेट्स से कि आपके पास 2 सब्जेक्ट नए हैं, 2 सब्जेक्ट की आपने क्लासेस लेनी है और CFEP 5 भी है, यहाँ पे आप क्लासेस को ड्रॉप करने का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगेन, क्लासेस को ड्रॉप करने का डिसीजन इस बात के ऊपर बेस्ड है कि तुमने लास्ट टाइम इस सब्जेक्ट को कितना ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ पढ़ा था। अगर लास्ट टाइम पढ़ा ही नहीं था और अब ये कह रहे हो कि मैं क्लासेस छोड़ दूं क्योंकि मैंने पहले क्लासेस ली थी, तो भाई आपने तो पहले भी क्लासेस नहीं ली थी ना, आपको तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पहले क्लासेस प्रॉपर्ली ली थी, चीज़ें आपको समझ आती है, अब आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं, आप CFEP 5 की क्लासेस को ड्रॉप कर सकते हो। आप इसको सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। सर, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइनेंस एक्ट की चेंजेस क्या है? देखिए, अगर आप गूगल के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2025, फाइनेंस बिल नहीं, फाइनेंस एक्ट 2025 की कमेंट्री सर्च करेंगे, आपको KPMG की, फर्गूसन्स की या और बिग 4 फर्म्स की कमेंट्रीज फाइनेंस एक्ट के ऊपर मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, मैं शेयर कर दूंगा। आप उन कमेंट्रीज को रीड कर लें जो कि फाइनेंस एक्ट के ऊपर है, फाइनेंस बिल के ऊपर नहीं है। फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट का डिफरेंस क्या है, ये एक अलग मसला है, वो एडवांस टैक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं। आपने फाइनेंस एक्ट की कमेंट्री को रीड करना है। उस कमेंट्री को रीड करके आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंस एक्ट के अंदर लॉ में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है कि आपको खुद से पढ़कर समझना है। और मैंने जो CFEP 5 का पोर्टल प्रोवाइड किया है, तो CFEP 5 की स्टडी ड्राइव के ऊपर एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड की है। उस एक्सेल शीट के अंदर आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन कौन से लेक्चर्स पुरानी अटेम्प्ट वाले ही रेलेवेंट है और कौन कौन से लेक्चर्स ऐसे हैं जिसके अंदर अपडेशन होनी है या हो चुकी है। तो इस शीट को देख के ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा, हमने सर के ये लेट्स से 150 लेक्चर्स थे, तो इन 150 लेक्चर्स में से ये 30 या 40 लेक्चर्स ऐसे हैं जिसके अंदर फाइनेंस एक्ट की वजह से चेंजेस आया है, मैं उन चेंजेस को जाके देख लूँ। अगेन, अगर आपने प्रॉपर्ली चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, चीज़ें क्लियर है, आप सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी करके आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट टीवी की आपको समझ ही नहीं आ रही चीज़ों, मतलब आपको समझ ही नहीं है चीज़ों की, देन आई वुड रिकमेंड कि आपको फिर CFEP 5 की क्लासेस लेनी चाहिए। खुद से अगर CFEP 5 को प्रिपेयर या रिवाइज करते हो तो फाइनेंस एक्ट की चेंजेस को या तो फॉर्म की फाइनेंस एक्ट की कमेंट्री के थ्रू कर सकते हो, या मेरे लिस्ट ऑफ लेक्चर्स के अंदर मैंने बता दिया कि कौन कौन से लेक्चर्स में अपडेशन आएगी, उन लेक्चर्स का अपडेटेड वर्जन या उन लेक्चर्स का न्यू वर्जन देख लेना, तो फाइनेंस एक्ट की चेंजेस कवर हो जाएगी। अगेन, CFEP 5 में भी वंस आपने अपना सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर कर लिया, वंस आपने अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, कम अज कम 10 अटेम्प्ट के पेपर आपने सॉल्व करने हैं।
लास्ट 10 अटैम्प्ट के ही पेपर उठा लें और लास्ट 10 अटैम्प्ट के पेपर सॉल्व करें, डायरेक्टली आईकेएप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें। लॉ भी रिवाइज होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, साथ साथ आईकेएप के एग्जाम सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपकी ग्रिप आती रहेगी। तो ये हमारे पास कुछ पोटेंशियल क्यूरीज थी। एक तो जनरल हमने बात की, CFF 1 के हवाले से बात की, CFF 5 के हवाले से बात की। ये सारी चीज़ें मैंने वो डिस्कस की हैं जो पिछले 2 दिनों के अंदर मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने पूछी हैं। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी आपकी बहुत सारी क्यूरीज हो सकती है। जनरल क्यूरी भी हो सकती है, CFF 1 के हवाले से भी हो सकती है, CFF 5 के हवाले से भी हो सकती है। मैं आपके साथ अपना एक व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ। आपकी जो भी कन्फ्यूजन, जो भी क्यूरी हो, काइंडली टेक्स्ट फॉर्मेट पे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर, इसको व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज कर दें। देर सही लेकिन मेरी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ज़रूर। मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या सोल्यूशन है, आपके कन्फ्यूजन का क्या हल है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल पिक ना कीजिएगा, मतलब मैं कॉल पिक शायद ना कर पाऊँ, लेकिन अगर आप अपने क्यूरी को टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में, कोशिश कीजिएगा वॉइस नोट ना रिकॉर्ड करें, टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में अगर आप ड्राफ्ट कर देंगे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको इंडिविजुअली काउंसिल या इंडिविजुअल आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप ये डिस्कशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी। मजीद चीज़ों के लिए हम फ्यूचर में कनेक्टेड रहेंगे, फ्यूचर में डिस्कशन करते रहेंगे। अब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।